नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद के बारे में। और आज हम आपके पूरे सिलेबस की कंप्लीट हो चुका है, लास्ट एक्सरसाइज बची है। ये बस आगे की रणनीति हम क्या करेंगे इस प्रश्नावली को करने के बाद में ही बताएंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है, 6 त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है वो बची है। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक और एक आपकी थेल्स प्रमेय, मेन जो है आज हमारा जो पार्टिकुलर टॉपिक है वो है थेल्स प्रमेय का, वो करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बता देता हूं मैं। पहली बात तो कि साहब त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसी को अपन त्रिभुज बोलते हैं। अब इस प्रश्नावली में हम ये पढ़ेंगे साहब, एक तो सर्वांग समता और एक समरूपता। ठीक है साहब, यहां पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं। सर्वांग समता का जो हमारा अर्थ है वो है साहब सर्व यानी सभी अंग समान, यानी कि सभी अंग समान। अंग यानी एक तो कोण और एक सब भुजा, 3 ही तो कोण होते हैं और 3 ही क्या होती है सब भुजाएं, ये बराबर होनी चाहिए। बात करूं मैं साहब समरूपता की, तो जो दिखने में एक जैसे लगे, दिखने में उनका रूप या उनकी आकृति कैसी दिखाई दे साहब, समान, भले ही आकार अलग हो, भले ही आकार अलग हो, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी जो आकृति है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अपना वृंदावन में प्रेम मंदिर है साहब। अब प्रेम मंदिर वृंदावन में है, एक में इसका खिलौना ला दूं मंदिर का, तो वो भी प्रेम मंदिर का ही खिलौना है और ये भी प्रेम मंदिर है। हालांकि दोनों में फर्क बहुत है, दिखने में एक जैसे हैं दोनों। आ रही है आपके पास समझ में? दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं कि साहब मथुरा में कृष्ण मंदिर है, मथुरा में कृष्ण मंदिर है। अब मथुरा में कृष्ण मंदिर है, जन्मभूमि श्री कृष्ण भगवान की, तो मैं अभी उसका कोई एक फोटो फ्रेम आपके सामने रख दूं तो सब वो भी क्या ही होगा, कृष्ण मंदिर का ही होगा फोटो फ्रेम भी। तो ये भले दिखने में एक जैसे लगते हो, लेकिन आकार में बहुत विभिन्नता है। एक तो आपको वास्तविक रूप में मंदिर के दर्शन हो, एक आपको फोटो में हो, लेकिन है तो वही मंदिर। तो ये होता है सब समरूपता, जिनके रूप दिखने में एक जैसे हो। आगरा में ताजमहल का उदाहरण लो, एक तो ताजमहल का खिलौना आपको वहां दे दे, एक आगरा में ताजमहल है साहब। सर्वांग समता क्या है साहब? सर्वांग समता ये है कि जिसके सभी अंग समान हो, यानी कि मैं त्रिभुजों के बारे में यदि आपको बात करूं कि 1-2 त्रिभुज ले लें अपन, और 2 त्रिभुजों में एक की भुजा यदि 2 और 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी सब 2 और 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी यदि 3, 4 और 5 है तो सब इसकी भी 3, 4 और 5 होनी चाहिए। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि सब 1-2 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज है और दूसरा सब 3 का है। अब ये त्रिभुज कैसे है? ये सब जिनकी तीनों भुजा बराबर होती हैं वो कैसे होते हैं बताओ? भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज का आकार हो गया। अब दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, बोलो नामकरण दोनों का एक ही है। ऐसा थोड़ी है कि इसकी 3 भुजाएं हैं तो इसको अपन समबाहु नहीं कहेंगे, बिल्कुल समबाहु है साहब, भुजा बराबर है, ये भी समबाहु है, तो ये समरूप आकृति होगी। हालांकि इनकी भुजा आपस में छोटी बड़ी है, लेकिन ये आपस में क्या है, आकृति समरूप है। तो मैं क्या बताया मैंने आपको, एक तो सर्वांग समता के बारे में बताया है और एक समरूपता के बारे में बताया है। और इन दोनों के बारे में क्या बताया है कि सब सर्वांग समता का जिसके सभी अंग समान हो, अंग यानी कि कोण और भुजा, 3 ही कोण होते हैं और 3 ही भुजा होती है। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, ये सब के सब बराबर होने चाहिए। एक त्रिभुज की माप यदि समान है तो दूसरे त्रिभुज की माप भी ऐसे ही होनी चाहिए, उसी के संबंध में।
ठीक है साहब। समरूपता ऐसा नहीं है। समरूपता क्या है? दिखने में उसकी आकृति एक जैसी हो, आकार भले छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया आपको कि साहब एक अपन यहाँ समबाहु त्रिभुज लेते हैं, जैसे ये 2-2 सेंटीमीटर के भुजा है, दूसरे के 3-3 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, लेकिन त्रिभुज समबाहु है साहब। अब त्रिभुज समबाहु है तो ये दोनों आकृति कैसी हो गई? समरूप आकृति हो गई। यहां साहब मैंने आपको उदाहरण देके बताया साहब, वृंदावन में प्रेम मंदिर है। अब प्रेम मंदिर साहब वृंदावन में बिल्कुल है, तो एक मैं प्रेम मंदिर वृंदावन में दिखाऊं और एक साहब उसको आपको खिलौना दो, तो दोनों है तो प्रेम मंदिर, दिखने में एक जैसे, लेकिन वास्तव में उनका आकार एक जैसा नहीं है। प्रेम मंदिर एक आप भौतिक रूप से देखो, एक आप काल्पनिक रूप से देखो, तो चीजें दो थोड़ी अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये समरूपता के गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। ये सब मैंने समरूपता और सर्वांग समता के बारे में बताया। हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो त्रिभुजों के संबंध में करेंगे। अब त्रिभुजों के संबंध में जो अध्ययन करेंगे साहब, तो इनके अपन नियम पढ़ेंगे, जैसे एस नियम, एस नियम, ए नियम और RHS नियम। ये भुजा 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 नियम, भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, और ये सब समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड, यानी कि एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा, ये बराबर होनी चाहिए। ये 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण त्रिभुज उसी में लागू होता है। ये दो कोण एक भुजा, ये दो भुजा एक कोण, ये तीनों भुजा, ये सब आपस में बराबर होने चाहिए। उसी हिसाब से यदि मैं बात करूं आपसे समरूपता की, जैसे एस, ठीक है, ए एस और एक इसका उपगुणधर्म ए और ए, इनकी बात करूं तो सब ये इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं, इसकी तो भुजा बराबर हो, लेकिन इसके भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। जैसे देखो अनुपात 2/3, 2/3, 2/3, ये बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर नहीं है तो सब इस नियम से नहीं होगा। वो हम ए नियम जो पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज हम लेंगे सब ए नियम को। ये जो कोण नियम है, इसको ही सबसे ज्यादा अपन यूज में लेंगे कि साहब ये नियम क्या है। तो इसको क्या है, जैसे मान के चलो आप दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, एक कोण 30 का है साहब, एक 60 का है, एक 30 का है साहब, एक 60 का है, तो बताओ 60 और 30 90, टोटल 180, 60 30 90 टोटल 180, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही 90 का आएगा, इसमें भी 90 का आएगा। इसका मतलब यह है कि दो कोण बराबर करने पर तीसरे कोण को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही तीसरा कोण बराबर हो जाता है। ये है साहब, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हालांकि 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये नियम। इन नियमों में से किसी भी एक नियम के बारे में यदि मैं चर्चा करता हूं तो बेझिझक ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए हमको कि सब ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। हालांकि हम समरूपता के नियम ज्यादा पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। चलो साहब, अपन सर्वांग समता और समरूपता में 6 प्रश्नावली की तरफ थोड़ा सा अपन चलते हैं 6.1 में। और 6.1 में अपन चलते हैं, और एक में साहब ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि सभी व्रत खाली जगह होते हैं। अब साहब व्रत तो जैसे प्रश्न नंबर इसका पहला है, और पहले प्रश्न में पहला ही है 6.1 का कि साहब सभी व्रत खाली जगह होते हैं। अब व्रत तो साहब देखो, अब ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग सम का मतलब है इन दोनों का आकार भी बराबर होना चाहिए था, तो ये होते हैं सब समरूप। क्या होते हैं? समरूप। दूसरा क्या है? सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, तो वर्ग भी सब बराबर नहीं होते, बड़े भी होते हैं, लेकिन वर्ग होते तो सब इनकी चारों भुजा बराबर है, तो नियम तो सब में एक ही है, तो सब ये भी समरूप है, ये भी आकृति कैसी है? समरूप है। तीसरा क्या है? सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं सब, क्योंकि समरूपता का ये की है कि इनकी भुजा बराबर तो इसकी भी भुजा बराबर, इसका मतलब ये समरूप है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समराम होते हैं यदि उनके संगत कोण, अब समरूप की यदि बात आ गई तो संगत कोण तो बराबर होंगे, लेकिन भुजा साहब बराबर सर्वांग सम में होती है। यदि समरूप की बात आ गई तो ये होंगी समानुपाती। क्या होंगी साहब? समानुपाती। ये हो गया। दो उदाहरण पूछ रहा है साहब समरूप आकृति इनके, तो समरूप आकृति ये देखो उदाहरण, एक तो समबाहु हो गया, एक साहब वर्ग हो गया, अब भी पता है
एक तो समबाहु हो गया और एक वर्ग हो गया। ये दूसरे सवाल का है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो वर्ग, और जैसे ये वर्ग है, चारों भुजा बराबर है, एक समचतुर्भुज ले दो, ये सब बराबर नहीं है। एक अपन आयत ले दो, एक सब समांतर चतुर्भुज दे दो, ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप तो है, सॉरी समरूप नहीं है ना, क्योंकि समरूप में तो क्या है, आयत की चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग की चार भुजा बराबर होती है, और वर्ग समचतुर्भुज की भी चार भुजा बराबर होती है, लेकिन दिखने में एक जैसे नहीं है, तो ये समरूप नहीं। अब मैं आयत और समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज और आयत दिखने में एक जैसा नहीं होता, हालांकि आमने सामने भुजा इसमें बराबर और इसमें भी बराबर। आगे देखो, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें जो ये चतुर्भुज दे रखा है, तो इसकी एक की तो देखो जैसे दो चतुर्भुज बना रखे हैं, तो डेढ़ की ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3-3 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये कितने की दे रखी है, 3-3 सेंटीमीटर। अब बीमारी यह है कि ये तो सब समांतर चतुर्भुज है और ये आयत है, क्योंकि इसके कोण 90 डिग्री के, तो ये समरूप नहीं है। सब कोण भी तो बराबर होने चाहिए, कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर। भुजा का अनुपात ये समरूप आकृति नहीं है। तो अब देखिए सब 6.2 को अपन कराएं, उससे पहले हमको एक प्रमेय आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए सब, एक प्रमेय। और प्रमेय क्या है, वो प्रमेय है सब थेल्स प्रमेय। क्या है, थेल्स प्रमेय। वो मैं लिख देता हूं साहब। ये था हमारा मेन मोटिव आज की इस वीडियो का, कि इस प्रमेय को मैं आपको समझा पाऊं। थेल्स प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य रेखा खींची जाए, तो वह त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है सब प्रमेय। इसको अपन थेल्स प्रमेय बोले, या फिर साहब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोले, बात एक ही है। ठीक है सब। अब देखिए ये प्रमेय कैसे हल करते हैं। जैसे ये सब त्रिभुज है ABC, इसकी इस भुजा के समांतर में कोई एक अन्य रेखा खींच दो, ठीक है, D और E। अब हम पे ये क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध ये करवा रहा है कि साहब इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये है साहब थेल्स प्रमेय। तो देखिए साहब, अपन इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, तो एक त्रिभुज ABC जिसमें BC समांतर D, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है साहब, सिद्ध करना है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE।
यानी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य रेखा खींची जाए, इस भुजा के समांतर मैंने कोई रेखा खींच दी, तो वह त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को, तो इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये लिख दिया, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर हो। रचना क्या है साहब? रचना क्या करेंगे अपन इसमें? देखो, रचना कब करनी पड़ती है? जब सवाल में हमको हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो क्या है? ये एडी, देखो ये त्रिभुज है ADE, सीधी सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके अपन अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। और ये चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा, तो अपन इसमें त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं। मिला दी? बिल्कुल साहब। ये मिला दिया। अब आ जाइए, मैं क्या कर रहा हूं साहब कि एक तो ये त्रिभुज है, जैसे अपन AD की बात करें तो AD के लिए तो ये त्रिभुज है, और फिर BD का अनुपात चाहिए, तो फिर BD के लिए सब ये त्रिभुज है। अब मैं एक चीज बताऊं आपके लिए, एक तो होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, और एक होता है सब अधिक कोण। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब बात क्या है साहब, न्यून कोण त्रिभुज की यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो वो उसके अंदर ही होती है, शीर्ष लंब। समकोण में ये लंब वाली रेखा होती है। बात अधिक कोण की करें तो साहब इसमें एक्स्ट्रा खींचनी पड़ती है, डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ा के, ये इसकी ऊंचाई होती है। ऊंचाई होती है न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब बात सुनो, ये जो त्रिभुज है ना साहब, ये है अधिक कोण त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई भी यही होगी। हमको यहां से ऐसे लंब डालना पड़ेगा, और इस त्रिभुज की ऊंचाई, इस आधार के लिए ऊंचाई ये हमने कक्षा 7 में पढ़ रखा है। आधार पर खींची गई शीर्ष से ये सीधी रेखा 90 डिग्री का जो कोण बनाए वही उसकी ऊंचाई होती है। तो एक तो ये हो गया साहब। दूसरी साहब, इधर से जब हम AE और CE की बात करेंगे तो इसके लिए ऊंचाई ये हो गई। अब साहब मैंने यहां तो लिख दिया M और यहां लिख दिया M, ये भी इसके लिए किसका काम करेगी? ऊंचाई का काम। बस ये चीज अगर आपने कर दी, ये चीज समझ में आ गई, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए, रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे B को E से, और B को E से व C को D से मिलाया, और EM इज परपेंडिकुलर पूरा AB, और DN इज परपेंडिकुलर पूरा AC। अब यदि आपको AE का काम पड़े या CE का काम पड़े, पूरे पे यही लंबवत रेखा है, ठीक है। अब आ जाइए उपपत्ति, उपपत्ति पर आ जाइए। क्या चाहिए सब हमको उपपत्ति में? ध्यान दीजिए, ये है मेन चीज। हमको AD चाहिए, तो AD ये आधार, तो यही ऊंचाई काम आएगी, तो ADE। तो मैं लिख देता हूं सब, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन, अब BD चाहिए, तो BD ये रहा साहब, तो ये हो गया BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। यही तो अनुपात चाहिए AD और BD का। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 90 डिग्री का शीर्ष लंब है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। अब साहब जब अपन इस आधार को लेंगे तो ऊंचाई ये होगी, हमको आधार AD ही चाहिए, तो AD आधार और ऊंचाई होगी साहब ME अपॉन नीचे BD 1/2 इंटू, जब आधार साहब BD होगा तो ऊंचाई भी यही होगी। ME से ME कटेगा, 1/2 से 1/2, ये आ गया सब AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अनुपात आ गया। अब AE और CE चाहिए, तो AE ये रहा और CE ये रहा, तो यहां आ जाओ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वही त्रिभुज है, लेकिन आधार चेंज है,
अपॉन त्रिभुज, इसके लिए सी डी ई काम मिलेंगे। ठीक है, तो 1/2। अब सब एडी नहीं, अब क्या चाहिए, ए, तो आधार ए काम में ले लिया। त्रिभुज की किसी भी आधार को अपन किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं, इनटू ऊंचाई साहब अब डी एन है, अपॉन 1/2। इस सी डी ई के लिए सीई आधार है क्योंकि ये लंब है और वो ही ऊंचाई dn हो गई। dn से dn 1/2 से 1/2, तो ये आ जाएगा सब ए ई अपॉन सी ई, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। गौर से देखिए, ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं हमको, और ये दोनों बराबर है या नहीं, तो देखिए इधर देखिए, ये एडी है ऊपर, यहां भी एडी है, बिल्कुल सही है सब, ये तो बराबर है। लेकिन यहां BDE है और यहां CDE है, यानी कि BDE और CDE किसी भी तरह से यदि ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों के दोनों अनुपात एक ही के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आप एक नियम ध्यान कीजिए, कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं में मैं कोई एक आधार फिक्स कर लूं ऐसे, अब मैं इस आधार से कितने भी त्रिभुज बनाऊं, इस एक ही आधार से सबके सबके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इस एक समांतर भुजाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। वही बात है, आधार एक ही है, दोनों समांतर हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। कारण समांतर रेखा के मध्य उभयनिष्ठ आधार पर बने त्रिभुज। आगे आपकी बात समझ में, समांतर रेखा के मध्य उभयनिष्ठ आधार पर बने त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से देखो, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये बराबर है ही, तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात भी ये एक ही चीज के बराबर है। AD अपन BD बराबर वही है और AE अपन CE बराबर भी वही है। इसका मतलब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE इति सिद्धम। ये हो गई सब आपकी कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ध्यान देना, इस प्रमेय का विलोम भी यदि आपसे पूछे तो वो भी सत्य होगा। कैसे, कि यदि ये दोनों इसको समान अनुपात में विभाजित करती हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, ये तो आपने कर लिया। अब इसका विलोम क्या है कि यदि ये इसको समान अनुपात में, यानी AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE है, तो फाइनली ये जो BC है ये समांतर होगी किसके, DE के। तो ये इसका विलोम ध्यान रखना। ये कथन आपको स्पष्टतः ध्यान रखने हैं कि साहब यदि ये इसके समांतर है तो इनके अनुपात समान होंगे, और इनके अनुपात समान है तो इसके विलोम से ये दोनों भुजा समांतर होंगे। ठीक है साहब, आगे आपके बात समझ में। आई होप कि ठीक अच्छे से आपने समझा होगा, और ये आपके प्रमेय थी जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित हम पूरी प्रश्नावली को इसी पर आधार मान के चलते होंगे, ये प्रमेय और इसका विलोम, दोनों को दोनों मैंने समझा दिए, एक को मैंने सिद्ध भी कर दिया और एक बता दिया। ये परीक्षा में आने लायक ये इतना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ समय आपका ज्यादा खर्च नहीं कर रहा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे वीडियो में।